नया रास्ता पाठ 12। मायाराम जी के घर में शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी। अमित की शादी का सिर्फ 1 महीना ही तो रह गया था, इसलिए जेवर कपड़ा सब कुछ अभी ही बनाना था। कितने कार्ड छपवाए जाएंगे, किन किन को बुलाना होगा, जिन्हें बुलाया जाएगा उन सबको क्या क्या देना होगा, सभी बातें निश्चित की जा रही थी। मायाराम जी अपनी पत्नी से विवाह के प्रत्येक कार्य की सलाह ले रहे थे। मायाराम जी ने अपनी पत्नी से कहा, अमित की माँ, ये बताओ, शादी के बाद प्रीति भोज करना है कि नहीं? उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, वैसे हमारे यहाँ शादी के बाद तो दावत होती नहीं है। पहले ही मढ़े पर सब बिरादरी वालों और जान पहचान वालों को खाना खिला देते हैं। परंतु तुम ये तो सोचो कि आजकल शादी के बाद ही दावत दी जाती है। यदि हम लोग प्रीति भोज नहीं देंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? और फिर बड़े घर की लड़की आ रही है, दावत नहीं देंगे तो सब लोग बातें बनाएंगे। तो ठीक है, दावत बाद में ही हो जाएगी। और आप अमित से सलाह कर लो, वह क्या चाहता है? उनकी पत्नी ने कहा। अमित तो शादी के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा है, बस इतना ही कह देता है कि जैसा आप उचित समझे वैसा ही कर ले। मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ इस बारे में। तो दावत शादी के अगले दिन ही हो जाएगी, पर ये तो बताओ कि बहू के लिए जेवर कपड़ा क्या क्या खरीदना है? देखो अमित की माँ, मायाराम जी ने उनकी बात का उत्तर देते हुए कहा, 2 सेट और 4 कंगन सोने के चढ़ा देंगे। उनकी पत्नी को इतना जेवर कम सा लगा, इसलिए एकदम बोल पड़ी, बस इतने ही गहने चढ़ाओगे? एक अकेला ही तो बेटा है, इकलौती बहू के लिए इतना जेवर कम है। हमारे समय में 1-1, 2-2 किलो सोना चढ़ाया जाता था। तभी मायाराम जी गुस्से में बोल पड़े, 1 किलो सोना चढ़ाने की बात करती हो? 1 किलो सोने के जेवर पता है कितने रुपयों के आएंगे? कम से कम 2.5 लाख रुपयों के। कहाँ से आएगा इतना पैसा? उनकी पत्नी 2.5 लाख रुपये का नाम सुनकर चौंकी और बोली, कितनी महंगाई बढ़ गई है आजकल। बताओ, पैसे की कोई कीमत तो रही ही नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद वह बोली, अच्छा तुम एक काम करो, जितना तुम खरीद सकते हो उतना खरीद लो। कुछ सोना मैं अपने पास का दे दूंगी। सरिता के लिए नए फैशन के जेवर उस सोने के बनवा देना। तुम अपना सोना दोगी चढ़ावे के लिए? नहीं, अपने बुढ़ापे के लिए रखो अपना सोना, मायाराम जी ने उन्हें समझाते हुए कहा। मैं क्या करूंगी इस बुढ़ापे में जेवरों का? बुढ़ापे में कोई जेवर पहनकर थोड़ी ना सजूंगी। वैसे भी सब बहू बेटे के ही तो काम आएगा। तुम बड़ी नासमझ हो अमित की माँ। बुढ़ापे में यदि अपने पास कुछ होता है तो सेवा भी अच्छी हो जाती है। कम से कम बच्चों को जेवर पैसों का लालच तो हो ही जाता है। बड़े विश्वास के साथ उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, मेरा बेटा अमित ऐसा नहीं है, बहुत ध्यान रखता है वह मेरा। देखना, वह बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। तुम अपने बेटे के बारे में जानती हो, पर आने वाली बहू के बारे में नहीं। यदि बहू तेज हुई तो बेटा क्या करेगा? मायाराम जी की बात उनकी पत्नी की समझ में कुछ कुछ आई। वह बोली, हाँ यह बात तो सही है, ठीक है, जितना जेवर तुम खरीद सकते हो उतना ही चढ़ा देना। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, बड़े घर की लड़की आ रही है, थोड़ा ज़्यादा जेवर ही खरीद लेना। कम जेवर चढ़ाएंगे तो हमारी नाक नहीं कटेगी। नाक किस बात में कटेगी? जितना पैसा अपने पास होगा उतना ही जेवर चढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा यह बताओ कि साड़ियाँ कितनी खरीदनी है? 11 साड़ियाँ चढ़ा देंगे बहू को। बस 11 साड़ियाँ ही? कम से कम 21 साड़ियाँ तो चढ़ानी ही चाहिए। तुम अपनी बदनामी कराओगे क्या? इतने बड़े घर में बेटे का रिश्ता किया है, बड़े घर की लड़की को चढ़ाना भी तो अच्छा ही पड़ेगा। धनीमल जी भी तो 5 लाख रुपया लगा रहे हैं। 5 लाख में तो अच्छे से अच्छा सामान देंगे। मायाराम जी कुछ उत्तेजित से होकर बोले, वे चाहे कुछ भी दे, हमने उनसे कुछ कहा नहीं है, न ही हमने उनसे कुछ मांगा है।
उन्होंने स्वयं इतना पैसा शादी में लगाने के लिए कहा है, और जहाँ तक हमारी ओर से शादी में चढ़ाने की बात है, हमारे पास जितना होगा उतना ही जेवर कपड़ा चढ़ाएंगे। मायाराम जी के उत्तेजित होकर बोलने से अमित और उसकी छोटी बहन मधु कमरे में आ गई। उन्हें लगा न जाने किस बात पर उनके पिताजी इतने उत्तेजित हो गए हैं। अमित की माँ उठकर बाहर चली गई। मायाराम जी ने अमित और मधु को अपने पास बैठाया और उनसे कार्ड छपवाने के लिए सलाह लेने लगे। अमित तो मधु का इकलौता भाई था। मधु चाहती थी कि वह अपने भाई की शादी में अपनी सभी सहेलियों को बुलाए, इसलिए उछलते हुए वह बोली, भैया 30 कार्ड तो मुझे भी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी सब सहेलियों को आमंत्रित करूंगी। अभी उन तीनों की बातें चल ही रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। मधु दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ी। उसे इंतज़ार था पोस्टमैन का। उसने सोचा कि शायद आज उसकी सखी रेखा का पत्र आया होगा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर धनीमल जी खड़े थे। मधु ने उनका अभिवादन किया और अंदर बुलाकर बैठने को कहा। धनीमल जी की आवाज़ सुनकर मायाराम जी भी बाहर आ गए। वे दोनों सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। धनीमल जी ने कहा, भाई साहब, शादी का सिर्फ 1 महीना रह गया है। मैंने सोचा कुछ लेन देन के बारे में बात कराऊं। उत्तर में मायाराम जी ने हल्का सा मुस्कुरा दिए। देखिए भाई साहब, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि शादी में हम 5 लाख रुपया लगाने की सोच रहे हैं। अब आप ही बताइए कि यह पैसा आपको कैसे खर्च कराना चाहते हैं। जैसा आप उचित समझे वैसे ही खर्च कर दे। वैसे भगवान की दया से हमारे पास एक रहने योग्य मकान भी है और घर में हर तरह की सुख सुविधा भी है और सामान भी है। धनीमल जी ने बड़े ही अंदाज में कहा, भाई साहब, यह बात तो आपकी सही है, पर मैं यह सोच रहा था कि 3 लाख का तो एक फ्लैट ही मैं सरिता के नाम कर दूं। फ्लैट का नाम सुनकर मायाराम जी चौंके और बोले, फ्लैट? फ्लैट का क्या करना है? अच्छा खासा मकान है हमारा, कमरे भी कई हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पर भाई साहब, आजकल के बच्चे तो अलग रहकर ही अपनी गृहस्थी बसाना चाहते हैं। यह बात सुनकर मायाराम जी को क्रोध आ गया। वे गुस्से में बोले, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि अमित आपके फ्लैट में जाकर अपनी गृहस्थी बसाएगा? क्या हमने इसी दिन के लिए उसे पाल कर बड़ा किया है? आप तो नाराज हो गए। धनीमल जी ने कुछ संभल कर कहा, बात ऐसी है, मैंने अपने दोनों बड़ी बेटियों को भी एक फ्लैट शादी में दिया है। इससे उन्हें शादी के बाद गृहस्थी बसाने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। मैं चाह रहा था कि सरिता को भी एक फ्लैट दे दूं। फ्लैट की बात मायाराम जी के दिल में जा चुभी। उन्हें यह आभास होने लगा कि यह सब धनीमल जी की चाल है और वे शादी के बाद अमित को हमसे अलग करा देंगे। यह बात ध्यान में रखते हुए मायाराम जी ने उनसे पूछा, क्या सरिता हमारे साथ रहना पसंद करेगी? धनीमल जी ने बड़े विश्वास के साथ उत्तर दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर आप तो जानते हैं कि सरिता ने कभी अपने हाथ से एक गिलास पानी तक लेकर नहीं पिया है। पर शादी के बाद थोड़ा बहुत काम तो सभी को करना होता है। हाँ, सो तो है, परंतु सरिता छोटी बेटी होने के कारण बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार में पड़ी है। धनीमल जी बोले। मायाराम जी कुछ उत्तेजित हो उठे और बोले, कम लाड़ प्यार में तो हमारा अमित बेटा भी नहीं पला है। अमित हमारा इकलौता बेटा है, उसके हर सुख सुविधा का ध्यान रखा है हमने। धनीमल जी ने बात पलटते हुए कहा, भाई साहब, आप ये रुपये किस तरह से खर्च करना चाहते हैं? रुपये? ईश्वर की दया से पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे पास। पिछले साल ही तो अमित की फैक्ट्री लगवाई है। बस हमें एक सुशील बहू चाहिए जो घर में सबके साथ प्रेम से रह सके। लगता है भाई साहब, आप मेरी बात से नाराज हो गए हैं। मैंने किसी बुरे विचार से कोई बात नहीं कही है। ठीक है, इस समय तो मैं चलता हूँ। आप विचार कर लीजिए कि इतना रुपया किस तरह से खर्च कराना है। मैं कल आकर आपसे पूछ लूँगा। पर हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि मुझे 3 लाख का एक फ्लैट तो देना ही है। बाकी 2 लाख कैसे खर्च कराना है वह आप सोच लें। यह कहकर धनीमल जी सोफे से उठकर खड़े हुए और अपनी कार की ओर चल दिए। धनीमल जी की बातों ने मायाराम जी के मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव छोड़ा कि उनका सिर चकरा गया।
इस समय वे ऐसे दो राह पर खड़े थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से रास्ते पर चला जाए। मायाराम जी की पत्नी उन्हें परेशान देखकर समझ गई कि धनीमल जी कोई ऐसी बात कह गए हैं जिसके कारण उनके पति इतने परेशानी में पड़ गए। धनीमल जी की कही एक एक बात मायाराम जी के मस्तिष्क में घूमने लगी। तभी उनकी पत्नी वहां आकर बैठी और उनकी परेशानी का कारण पूछने लगी। उन्होंने उदास स्वर में बताया, धनीमल जी 3 लाख का एक फ्लैट अपनी बेटी को देना चाहते हैं। कह रहे थे कि आजकल के बच्चे तो अलग रहकर ही गृहस्थी बसाना चाहते हैं। यह बात सुनकर उनकी पत्नी भी उत्तेजित हो गई और गुस्से में बोली, यह सब बात करने की हिम्मत कैसे हुई उनकी? क्या वह हमारे बेटे को हमसे अलग करना चाहते हैं? उनकी स्वयं कोई बेटा नहीं है तो वह क्या जाने बेटे के अलग होने का दुख क्या होता है। अपने माता पिता को उत्तेजित स्वर में बोलते सुनकर अमित ने कमरे के अंदर प्रवेश किया। अमित को देखकर मायाराम जी ने कहा, बेटे अमित, सुना तुमने? धनीमल जी अपनी बेटी के नाम एक फ्लैट दे रहे हैं। वे कहते हैं कि आजकल के बच्चे अलग रहकर गृहस्थी बसाना चाहते हैं। आपने क्या जवाब दिया उनकी इस बात का? अमित ने क्रोध भरे स्वर में कहा। जवाब मैंने कोई नहीं दिया। वह चाहते हैं कि मैं अपने बेटे को उनके व उनकी बेटी के हाथों बेच दूं। यह कहते कहते मायाराम जी कुछ अधिक उत्तेजित हो गए। बेटा अमित, अब इस बात का फैसला तुम्हारे हाथ में है। जैसा तुम उचित समझो वैसा करो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, कहकर मायाराम जी कमरे से बाहर चले गए। अमित के हृदय में तूफान उठ रहा था, एक ऐसा तूफान जिसकी कोई ऊंचाई उसे नजर नहीं आ रही थी। वह बालकनी में इधर से उधर घूमता रहा। उसके हृदय में अनेक विचार घुमड़ने लगे। आज उसे अधिकार था स्वयं अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का। इतना बड़ा फैसला आज उसे स्वयं करना था।